मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम फिजिक्स के तहत आपको प्रकाश का परावर्तन का ये आगे का जो थ्योरी का पार्ट है, यानी ये आपका चौथा पार्ट है और इसमें आगे हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप पिछले जो कुछ वीडियोज आपको डाले गए हैं उसमें आपको हमने बताया था, उससे आगे आपको हम बताएंगे। आज हम आपको पढ़ना है, हमने आपको पिछले क्लास में गोलीय दर्पण के बारे में बताया था। गोलीय दर्पण से आगे अब आपको अवतल दर्पण क्या होता है ये चीज आपको बताएंगे। चलिए, अब देखिए अवतल दर्पण। हमने आपको पिछले गोलीय दर्पण बताया कि गोलीय दर्पण कितने होता है, दो। पहले तो हम आपको बताएंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण दो प्रकार का, एक तो समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर होता है अवतल और उत्तल। हम आपको समतल दर्पण के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा दिए, आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण। देखिए वैसा गोलीय दर्पण, देखिए डिफिनेशन देखिए, जो परिभाषा लिखा जाता है ना, जब ऐसे ही वर्ड का देखिए अवतल दर्पण क्या गोलीय दर्पण है, तो हमने लिख दिया वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। अंदर की ओर वक्रित हो मतलब ऐसे, अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ क्या है? ए तो पॉलिश्ड है, ये तो परावर्तक हुआ ना। परावर्तक पृष्ठ ए है, तो परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी मिरर भी बोला जाता है। अभिसारी मिरर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन पूछता है, या आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी मिरर, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों? साबित कर बताएं क्यों। ऐसे पूछे क्यों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, बताएं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा, क्योंकि लिखना होगा कि अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकुड़ता है, यानी कन्वर्ज करता है, सिकुड़ता है। इसका सिकुड़ता है, इसलिए अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यानी क्या है कि अभिसारी दर्पण जो, यानी जो अवतल दर्पण है, ये क्या करेगा कि अनंत से जो प्रकाश की किरण आएगा ना, यहाँ जाएगा, टकराएगा और इसको क्या करेगा? अभिसारित कर, ऐसे आएगा, इसको अभिसारित। ठीक है, ऐसे मान के चलिए आएगा तो इसको अभिसारित करें, यानी ये अभिसारित करने का काम करता है, अनंत से आने वाली किरणों को सिकुड़ता है, यानी एक जगह लाने की कोशिश करता है। इसका उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, सेविंग दर्पण, दूरदर्शी, सिनेमा के प्रोजेक्टर तथा सौर भट्टी आदि में किया जाता है। ठीक है, आप देखिए कंपैरिजन देख लीजिए। अभी इसके पहले हम आपको क्या बोले थे? समतल दर्पण। ये तो समतल दर्पण है। देखिए समतल दर्पण में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसका दर्पण के पीछे बन रहा है, देख रहे हैं। जबकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में यही यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए यही बोतल जो यहाँ पे छोटा हुआ है, ये बोतल से प्रकाश निकला और प्रकाश परावर्तक सतह से टकरा के आ रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। आप क्या देख रहे हैं? ये बोतल का बोतल जैसा ही, मतलब ऊपर अगर कैप ढक्कन लगाने वाला है तो ऊपर नहीं ढक्कन लगाने वाला हुआ है, यानी इसका वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब तो है, लेकिन क्या है, ये आपका सीधा प्रतिबिंब है। जबकि वहीं अवतल दर्पण में देखिए, ये यहाँ पे छोटा सा दर्पण ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है लेकिन बड़ा बन रहा है। वस्तु छोटा है लेकिन इसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, देख रहे हैं, वस्तु से बड़ा बनता है। ये सब इसका प्रॉपर्टी होगा। अब देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के क्या उपयोग है? सेविंग दर्पण, पहला उपयोग देखिए अवतल दर्पण का क्या है? सेविंग दर्पण के रूप में, क्योंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का बड़ा, एक तो पहले बड़ा देता है, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए बड़ी फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे ये दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर का यूज किया जाएगा, तो कौन सा? अवतल दर्पण होगा। ये अवतल दर्पण प्रकार हो। क्यों अवतल दर्पण का उपयोग करता है? ये मेन कारण है आपको जानना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सब्जेक्टिव में कि क्या कारण है
कि दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, या क्या कारण है कि सेविंग दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपको कारण बताना है। एक तो आपको ये पूछता है कि दर्पण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा अवतल दर्पण क्या है और इनके किन्हीं 4 उपयोग को बताएं। उपयोग में बताने के लिए तो हम आपको 4-5 उपयोग बताएंगे, वो आपको बताना है। लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है कि सेविंग दर्पण अवतल दर्पण होता है क्यों, ठीक, उसको देखने के लिए आपको बताना होगा क्यों होता है, तो ये बताइएगा। चूंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का, अवतल दर्पण उसके निकट कोई वस्तु रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, बड़ा। एक तो बड़ा बनाएगा, तो दाढ़ी बनाने के लिए हमको बड़ा दिखना चाहिए क्योंकि हमको सेविंग करना रहता है। छोटा छोटा दाढ़ी बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा बना, सीधा दिखना चाहिए। अब मान के चलिए कि ऐसा समतल दर्पण में तो सीधा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में देख रहे हैं उल्टा बनता है प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में इधर रखने पे उल्टा भी बनता है, लेकिन उल्टा नहीं चाहिए। उल्टा अगर ऐसे दिखेगा तो दाढ़ी मतलब ऐसे हमको सेविंग करना है और ऐसे हमको यानी रेजर चलाना है, लेकिन उल्टा दिखेगा तो हमको ऐसे चलता हुआ दिखेगा, वहां पे कटने का डर। यानी सीधा प्रतिबिंब आपको बनना चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण में बनता है कंडीशन। तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है क्योंकि पीछे बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ तो आपको रे डायग्राम नहीं है, रे डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक। मान लीजिएगा प्रिंसिपल लाइन है, मान लीजिए फोकस होगा, ये होगा, ठीक। अब देखिए, जब हम P यानी ये ध्रुव और फोकस के बीच में अगर हम अपने चेहरा को रखते हैं, कोई वस्तु आ जाएगा, तो इसका क्या होगा कि ये अपना जाएगा दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकरा के क्या होगा, क्या परावर्तन होगा, तो परावर्तन ऐसे, ठीक। जब परावर्तन ऐसे हो जाएगा तो ये क्या होगा कि इधर डॉट डॉट लाइन में जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपका मान के लिए ऐसे गया कोई आपका एक प्रतिबिंब, अगर आपका एक मान के चलिए फिर ऐसे है, मान के चलिए कहीं इधर इधर भी डायरेक्शन में, ठीक। तो ये आपका क्या होगा कि इधर जाएगा, इधर जाएगा तो ये परावर्तन होकर इधर आएगा, परावर्तन होकर तो ई इधर जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये सीधा है तो ये भी सीधा प्रतिबिंब। क्योंकि ये दर्पण के उधर बनता है तो ये क्या होगा, काल्पनिक बनेगा। अवतल दर्पण में एकमात्र यही कंडीशन है जहां पे हमको काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को डालते हैं यानी रखते हैं। तो हम जब अवतल दर्पण में, इसलिए अवतल दर्पण के करीब रखेंगे तो हमारा और बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। जबकि नॉर्मली हम ऐसे समझते हैं कि शीशा के नजदीक ले जाएंगे तो बड़ा दिखेगा, समतल दर्पण रहेगा तो कभी बड़ा नहीं दिखेगा। या आप शीशा के नजदीक ले जाइए या शीशा से दूर रहिए, समतल दर्पण में क्या है, जिस आकार का आपका वस्तु है उसी साइज या आकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में है, अवतल दर्पण में जितना नजदीक आइएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में अगर आपका वस्तु रहेगा या आपका चेहरा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा। ये बड़ा प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा, ये आपका प्रतिबिंब बड़ा भी यहाँ बनेगा, बड़ा बनेगा और आपका काल्पनिक, ठीक है। वहीं देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका अवतल दर्पण है, यहाँ पे देखिए एक आदमी का चेहरा है, फेस है, फेस है। तो देखिए यहाँ फोकस है, यहाँ देखिए यहाँ से टकराया और ये क्या होगा, टकराया तो आपका ये फोकस पे आ गया, फोकस पे आ गया तो इधर इधर जाके बना। यहाँ से टकराया गर्दन से तो फिर इधर गया, ये फिर इधर आ गया। देख रहे हैं छोटा, कितना छोटा सा इधर फेस था और इधर कितना बड़ा सा फेस बनता है। तो देख रहे हैं इधर छोटा फेस है और इधर आपका बड़ा फेस बनता है। इसलिए हम सेविंग दर्पण के अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब हम ध्रुव और फोकस के बीच अगर हम अपने चेहरा को ले जाते हैं तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब में दिखाई देता कारण है। नोट देखिए, व्यक्ति अपने चेहरा को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखता है जिससे चेहरे का बड़ा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, सीधा प्रतिबिंब दिखाई, ठीक, देख लीजिए। अब देखिए, तो पहला उपयोग हो गया अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है, सेविंग दर्पण के रूप में। सेविंग दर्पण के रूप में क्यों करते हैं,
सेविंग दर्पण के रूप में इसलिए करते हैं कि जब हम अपने चेहरे को ध्रुव और फोकस के बीच में लाते हैं तो उस चेहरे का प्रतिबिंब बनता है जो होता है बड़ा, सीधा और काल्पनिक। और हमें सेविंग करने के लिए बड़े में जो प्रतिबिंब की जरूरत होता है वो हमारा अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए चिकित्सा क्षेत्र में रोगियों के नाक, कान, गले तथा दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जो किसी प्रकाश स्रोत से आते प्रकाश को एक छोटी सी जगह पर केंद्रित करता है। अब चिकित्सा क्षेत्र में भाई अवतल दर्पण का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण जब किसी मतलब रोगी के नाक, कान, गला, दांत आदि को जांच करते हैं तो क्या करता है कि किसी कोई प्रकाश यानी बल्ब है, जैसे बल्ब से आता हुआ प्रकाश को क्या करेगा, छोटी सी जगह पे केंद्रित कर देता है अवतल दर्पण। इसलिए अगर केंद्रित कर दे, जैसे मान के लाइट आया और अवतल दर्पण से हम देख रहे हैं तो क्या करेगा, लाइट जाएगा और लाइट को केंद्रित कर देगा। यानी अगर मान के लिए हम दांत को देख रहे हैं या नाक के अंदर देख रहे हैं या कान के अंदर देख रहे हैं तो देखते हैं कान उनको देखने से पहले एक दर्पण का यूज करते हैं। वो दर्पण के क्या होता है, या दर्पण का यूज किया था तो वो क्या कहते हैं, लाइट जो होता है ना, रोशनी उसको फोकस करता है। फोकस करता है तो चीजें दिख जाता है अंदर के, जैसे कान के अंदर का देखना है तो एक वो ये लगा के देखता है दर्पण, ये दिखता है। तो इसमें देखिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग, जैसे देखिए फोटो में देखिए ये रोगी है, इसके दांत को देख रहा है, ये डॉक्टर है, डॉक्टर क्या लगाए हुए यहाँ पे एक अवतल दर्पण का यूज किया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बल्ब है, बल्ब से जो लाइट आ रहा है तो अवतल दर्पण पे टकराया, क्योंकि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह ऐसे है तो परावर्तक सतह पे टकराया, टकरा के फिर कहाँ जा रहा है, वो रोगी के मुंह में जा रहा है। रोगी के मुंह में जा रहा है तो देख रहे हैं बहुत सारा लाइट आ रहा है और बहुत सारा लाइट जाके टकरा के क्या हो रहा है, जगह पे जाके फोकस हो रहा है, एक जगह पे जाके फोकस हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ एक जगह पे जाके फोकस हो रहा है तो हमारे अंदर का जो भाग होगा वो अच्छी तरीके से दिखेगा। उपयोग चिकित्सीय क्षेत्र में भी अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, देखिए ये सबका क्यों याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्यों ही पूछेगा। ऐसे कुछ है, चिकित्सीय क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है स्पष्ट करें, तो क्यों पूछेगा। एक तो आपको पूछेगा ही अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, एक पूछता है क्यों, तो क्यों ये याद रखिएगा, ये वाला क्यों का जवाब ये है, किसी प्रकाश स्रोत से आते प्रकाश को एक छोटी सी जगह पर केंद्रित कर देता है अवतल दर्पण, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश को एक छोटी सी जगह पर केंद्रित कर देता है जिससे हमें स्पष्ट उस रोगी के नाक, कान, गला आदि को देखने में स्पष्टता प्राप्त होता है, अतः हम अवतल दर्पण का उपयोग कर। तीसरा ये तीसरा उपयोग क्या है कि टॉर्च वाहनों, यानी एक तो टॉर्च में वाहनों के हेडलाइट, अग्रदीप जिसको बोलते हैं हेडलाइट, तथा सर्च लाइटों में प्रकाश के समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। यानी कहाँ कहाँ, एक तो टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, समानांतर किरण पुंज। देखिए अब टॉर्च लेते हैं, देखते हैं टॉर्च जब जलाते हैं हम स्विच ऑन करते हैं तो उससे एक किरण निकलता है प्रकाश का। अगर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो किरण पुंज ना काफी दूर तक जाएगा। वही पूछ रहा है समानांतर किरण और समानांतर भी, समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए प्रकाश के स्रोत को अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाता है। जब हम आपको किरण आरेख बताएंगे दर्पण में तब आपको बताएंगे कि जैसे ये है, अगर कोई अनंत से लाइन आएगा तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस होगा और यहाँ पे सी होगा। जब कोई अनंत समानांतर रेखा समानांतर समानांतर अगर किरण पुंज है, किरण है, क्या होगा, ये एफ पे जाएगा। जब ठीक एक पे जाएगा। लेकिन जब आपका एफ से ही अगर कोई आ रहा है, अगर किरण, अगर मान लीजिए कोई एफ पे ही रखा हुआ है, अगर एफ है यहीं पे है, यहाँ पे क्या होगा, एक किरण ऐसे जाएगा टकरा के कहाँ चला जाएगा, अनंत पे चला जाता है। अगर एफ पे रखा हुआ है तो अनंत पे जाता है। वही बोल रहा है यहाँ से समीकरण निकलने की चांसेस है। वही बोल रहा है इसके लिए प्रकाश के स्रोत को अवतल दर्पण के फोकस पे
रखा जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है? तो ये जैसे ही फोकस पे रख देंगे, तो फोकस पे रख देंगे तो उससे अनंत यानी समानांतर किरण पुंज का निर्माण होता है और हमारा प्रकाश काफी दूर तक दिखाई देता है। प्रकाश दूर तक जाता है, दूर तक जाएगा तो वो दूर तक दिखता है। देखिए यहाँ पे साथ में वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, बर्निंग मिरर है, टॉर्च है, आपका सोलर कुकर है, आपको सोलर कुकर आगे भी बताएंगे, और हेडलाइट ऑफ द कार, ऑफ ए कार यानी किसी भी वाहन के अग्रदीप या हेडलाइट में। अब देखिए सौर भट्टियों में सूर्य के उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पे केंद्रित कर इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। यानी सौर भट्टियों में क्या किया जाता है, सूर्य का ऊर्जा है उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पण द्वारा छोटा, मान लीजिए ये अवतल दर्पण लगा दिए तो मानिए बहुत दूर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो क्या होगा, ये एफ पे आएगा, फिर आएगा एफ पे आएगा, फिर आएगा एफ पे आएगा, फिर आएगा एफ पे आएगा। क्या हुआ कि छोटी सी जगह पे हम केंद्रित करते हैं, का उपयोग हम कई क्षेत्रों में करते हैं। आ गया तो हम यूज कर लेंगे। इसी तरह सोलर कुकर में क्यों करते हैं, तो सोलर कुकर में भी हम इसलिए करते हैं कि अवतल दर्पण प्रकाश जो होता है सूर्य के उसमें प्रकाश को एक जगह क्या करता है, अवशोषित कर एक जगह इकट्ठा करता है, एक जगह फोकस करता है, जिससे हमारा उष्मा अधिक प्राप्त होता है और हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आपने अवतल दर्पण का कितना उपयोग देखा, 5 उपयोग। अवतल दर्पण का आपने कितना उपयोग देखा, 5 उपयोग। कौन कौन है, तो एक आपका पहला है सेविंग दर्पण के रूप में, दूसरा है चिकित्सीय क्षेत्र में, तीसरा है आपका टॉर्च हेडलाइट और आपका ये सब में, और चौथा है आपका सौर भट्टी में, और पांचवा है सोलर कुकर। ये आपका अवतल दर्पण से। अब देखिए उत्तल दर्पण, अब क्या पढ़ना है आपको, उत्तल दर्पण। तो वैसे गोलीय दर्पण, यहाँ भी गोलीय दर्पण है उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो, यानी बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी अंदर वाला भाग पॉलिश्ड हो, ये वाला वक्रित हो, बाहर वाला भाग वक्रित हो। ठीक है, परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो और अंदर वाला पॉलिश्ड हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी, उसको बोलते हैं अभिसारी, तो इसको बोलते हैं अपसारी यानी डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। जैसे माने अनंत से आया किरण, तो क्या होगा, यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया यानी परावर्तन हो गया, उसी माध्यम में वापस होगा, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा। ठीक, जैसे माने इधर से आया इससे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, तो आपको क्या होता है, ये अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, और अभिसारी क्या करता था, सिकुड़ाता था, अनंत से आने वाले रेखा को किरण को सिकुड़ाता था, जबकि ये फैलाता है। इसका उपयोग पश्च दृश्य दर्पण यानी आपको जो ड्राइवर के बगल वाला जो मिरर होता है उसमें यूज करते हैं, साइड मिरर। ठीक है, देखिए वहीं आपका इमेज में दिखाया गया गोलीय दर्पण है, तो जब इसको बाहर वाले को कलाई कर देंगे तो नीचे वाला परावर्तक सतह होगा, तो देखिए ये ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, आपको ये सब आगे बताएंगे तो आप। अब देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा डेप्थ से बता रहे हैं ताकि आप समझ जाइएगा, तो क्वेश्चन लिखिएगा, यहीं से पूछेगा अवतल दर्पण क्या है, किन्हीं 5 उपयोग बताएं, तो 5 उपयोग लिखिए। फिर उसमें स्पेसिफिक पूछता है सेविंग दर्पण में भी उत्तल दर्पण क्यों उपयोग करते हैं, तो उसका कारण बताना होगा। सौर कुकर में क्यों यूज करेंगे, चिकित्सा क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं, ये सब चीज का आपको कारण बताना। अब देखिए साइड मिरर और पश्च दृश्य दर्पण या रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर यानी जो ड्राइवर के एक बगल में रहे, और पश्च दृश्य दर्पण या रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्योंकि आप देखिए यही क्योंकि वाला आपको याद रखना है, यही आपसे पूछेगा साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये तो आप लिखिएगा। उपयोग किया जाता है क्योंकि वे किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब देगा,
सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है, साथ ही इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित। देखिए, हम आपको जब प्रतिबिंब वाला चीज पढ़ाएंगे किरण आरेख द्वारा, तो आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को आप किधर भी रखिएगा तो क्या होगा, एक ही कंडीशन में काल्पनिक देगा और सीधा देगा, नहीं तो हमेशा वो उल्टा प्रतिबिंब देगा। तो मान के चलिए अगर हम अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में कर दिए हैं तो ड्राइवर को चीजें उल्टा दिखेगा। अब बताइए उल्टा दिखेगा क्यों? उल्टा दिखेगा तो गाड़ी चलाना सेंसिटिव चीज है, उल्टा दिखेगा कहीं उसको स्पष्ट नहीं दिखा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेगा। इसलिए हम वैसा दर्पण यूज करेंगे जो हमेशा किसी भी कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण में है हर कंडीशन कहीं भी वस्तु रहेगा तो सीधा प्रतिबिंब, इसलिए एक तो पहला कारण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है इसलिए यूज करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि दृष्टि क्षेत्र इसका ज्यादा होता है, दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ विजन विस्तृत होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित रहता है। देखिए कैसे, मान के चलिए ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, ठीक, ये आपका उत्तल दर्पण है। बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे बना हुआ है फोटो उत्तल दर्पण का। देखिए जैसे ही ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पे आंख है मेरा, जैसे ही कोई वस्तु यहाँ पे मतलब आया, कोई यहाँ पे आया, ठीक, ये आया लाइन, और तो क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्ज आपका परावर्तन होगा, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण है तो टकरा के उसी माध्यम में लौटेगा, टकरा के उसी माध्यम में लौटेगा। फिर कोई ऐसे है टकरा के इसी माध्यम में लौटा, देख रहे हैं कि कितना बड़ा विस्तृत क्षेत्र दिख रहा है उसको। आप नहीं देखें तो देखिए कैसे बताते हैं हम आप। मान के चलिए ये ऐसा है, ठीक, यहाँ पे हम खड़ा हैं, यहाँ पे लाल बाबू खड़े हैं, ठीक, ये बाबूलाल खड़े हैं और बाबूलाल देखना चाह रहे हैं इसको। अब इसमें देख रहे हैं, जैसे ही इसमें मान के चलिए देख रहे हैं, माने ऐसे ये देखना देख रहे हैं, ऐसे देखें, मान के ये ऐसे गया और ये परावर्तक सतह से टकराएगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर मान के इधर देख रहे हैं, अगर ये इधर देखें और इधर देखें तो ये गया इधर, और ये परावर्तक सतह से टकराया तो उसी माध्यम में वापस लौटेगा, उसी माध्यम में वापस लौटा। तो क्या देख रहे हैं, इस व्यक्ति का विजन क्षेत्र कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, यानी यहाँ तक के चीजों को देख ले रहा है इस वक्रित। ये उत्तल दर्पण में यही बोल रहा है कि देखने का जो कैपेसिटी फील्ड है ना, देखने का दृष्टि क्षेत्र है ना, वो काफी बड़ा होता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, देख रहे हैं कितना विस्तृत क्षेत्र मिल रहा है, इतना चीजों को, यही आपका कारण है कि उत्तल दर्पण में का यूज साइड मिरर के रूप में करते हैं। जबकि देखिए अगर हम समतल दर्पण आता तो ये देखिए समतल दर्पण, ये लाइट आया यहाँ पे आता, ये लाइट जाता फिर यहाँ पे आता, ये इतना ही दूर दिखता, लेकिन यहाँ पे विजन क्या है, काफी बड़ा दिख रहा है। देखिए साइड मिरर, देख रहे साइड मिरर में कितना पीछे का चीज कितना बड़ा और दिख रहा है, यही बड़ा और काफी दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है सीधा प्रतिबिंब। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह सदैव प्रतिबिंब को सीधा देता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब देता है तथा दृष्टि क्षेत्र इसका बड़ा होता है। दो कारण है जिसके हम साइड मिरर यूज करते हैं। दूसरा देखिए यूज क्या है, दूसरा यूज है सड़क किनारे गली बाजारों में लगे लैंपों, लैंपों मतलब बल्ब, यहाँ पे लैंप मतलब वो केरोसिन तेल वाला लैंप नहीं, यहाँ बल्ब में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अभिसारी किरण पुंज के रूप में चलता है और बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। मान के चलिए कि उत्तल दर्पण है, यानी उत्तल दर्पण ये यहाँ पे रख, अब उत्तल दर्पण में होगा तो क्या होगा कि प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित, में कोई प्रकाश गया क्या वो परावर्तित होगा, इधर जाएगा, परावर्तित होगा और मान के इधर गया, प्रकाश है और परावर्तित इधर गया, तो देख रहे हैं कितना दूर गलत क्षेत्र में जा रहा है, इतना क्षेत्र में जा रहा है, परावर्तित होकर अभिसारी होता है, यानी एक जगह सिकुड़ता
फैलता है, यानी अपसारी होता है, फैलता। आपने क्या पढ़ा था, अभिसारी में सिकुड़ता है, इसमें फैलता है। तो प्रकाश क्या होगा, फैलेगा। प्रकाश फैलेगा तो रोशनी ज्यादा दूर तक होगा। इसलिए हम कह रहा है सड़क किनारे या गली बाजारों में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण चलता है और बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इससे बड़ा क्षेत्र रोशनी मान हो जाता है। ठीक। तीसरा देखिए, दुकानों में सुरक्षा दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वही कारण है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। मान के लिए हमको सुरक्षा उपाय में देखना है, तो हम एक छोटा सा उत्तल दर्पण लगा दिए। छोटा सा उत्तल दर्पण लगाया, लेकिन वो बड़ा सा क्षेत्र को कवर कर रहा है, तो सुरक्षा बढ़ गया ना। नहीं तो हमको बड़ा बड़ा मिरर, जैसे हम समतल दर्पण अगर उपयोग करें, तो समतल दर्पण में क्या है कि जितना बड़ा क्षेत्र दिखना है उसका आधा बार का मिरर होना चाहिए। मान के लिए 10 मीटर क्षेत्र को देखना है, 5 मीटर का आपको मिरर लगाना पड़ेगा, कि उत्तल दर्पण छोटा भी होगा वो, लेकिन वो बड़ा चीज को। फिर चौथा है, बड़े बड़े शोरूम में आपको लगा, बड़े बड़े जो शोरूम मॉल आप देखेंगे, तो वहां पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि चीजें बड़ा बड़ा विजन शोरूम में इसका उपयोग। ठीक। अब देखिए, अब आप देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अभी आपने गोलीय दर्पण पढ़ा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग कैसे होता है और कहाँ कहाँ उपयोग है, ये बता। उत्तल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपको पूछा जाता है इस चैप्टर, मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन हर साल कुछ ना कुछ रहेगा उपयोग वाले से। ठीक। अब एक देखिए दूसरा चीज, अब क्या पढ़ना है इसमें, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे आपको गोलीय दर्पण हम बताते हैं, गोलीय दर्पण में क्या बताया कि अवतल दर्पण है, तो हमने एक जगह बोला था पी है, एफ है, सी है, क्या है, ये ध्रुव है, ये फोकस है। फोकस है तो इसको फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी। ये सी है, यानी ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ को वक्रता दूरी बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है। तो सब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, ताकि ये चीज समझ जाइएगा। तो आपको डायग्राम बनाने में, यानी किरण आरेख बनाने, किसी भी पूछ कभी ऐसा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में इस स्थिति के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींच, बोल देगा कि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, उसका प्रतिबिंब कैसे और कैसा बनेगा, रेखा चित्र द्वारा दर्शाएं या किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। आपको ये चीज मालूम होगा ना कि ध्रुव कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ है, फोकस कहाँ है, उसका फिर इमेज यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस बनाने के लिए आपको कुछ परिभाषा है वो। गोलीय दर्पण, यानी ये गोलीय दर्पण में होता है, याद रखिएगा, इस समतल दर्पण में नहीं होता, क्योंकि समतल दर्पण में वैसा चीजें नहीं होता है, क्योंकि समतल दर्पण का आपका अनंत होता है फोकस दूरी। ठीक। तो ऐसा समतल दर्पण में। अब देखिए ध्रुव यानी पोल, तो दर्पण की परावर्तक सतह, यानी जहां से परावर्तन होना रहता है, के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, प्रायः इसे पी अक्षर से निरूपित किया जाता। लिंक थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब देखिए, तो एक चीज यहां पे देख लीजिए, अवतल दर्पण के लिए बता रहे हैं आपको, उत्तल दर्पण में भी आप सेम चीज है और नीचे हो। ये आपका पी है। अब देखिए इस डायग्राम के शब्द बताएंगे। ध्रुव यानी पोल, दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। दर्पण है, परावर्तक सतह अंदर वाला है, इसके मध्य बिंदु यानी ए वाला ऊपर ए वाला अंदर, इसका मध्य बिंदु यानी पी,
यही मध्य बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ये उस दर्पण का ध्रुव कहलाता है, यानी ये अवतल दर्पण का ध्रुव हुआ। अगर यही परावर्त मान के चलिए एक और बना देते, अगर ये आपका उत्तल दर्पण होगा तो ये P होता है, इधर इसका F होता है, इधर इसका F होगा और इधर C। ठीक, तो ये यानी ध्रुव कहलाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में ध्रुव ए है और उत्तल दर्पण में ध्रुव ओ होगा। ठीक है, तो अब दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु होगा, यानी दर्पण जितना बड़ा है परावर्तक सतह उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये हो गया। दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये दर्पण जो है उसी पे रहता है, पृष्ठ पे स्थित होता है, प्रायः इसे पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। क्या देखिए दूसरा, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले, आपको बताए थे गोलीय दर्पण जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये खोखले गोले का भाग होता है। बोल रहा है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सी अक्षर से गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ही कोई एक और फोटो हम बताए थे, क्या बोला, वो एक गोला है, एक दिख रहा है आपको, एक गोला है। अब देखिए गोला का, पूरे गोला को हम कट कर, खोखला गोला है तो यहां से यहां तक ही हमने एक कट करके निकाल लिया और बाहर वाले सरफेस पे, सतह पे पॉलिश कर दिए। बाहर वाले सरफेस पे यानी सतह पे पॉलिश कर दिए तो इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर वाला, यानी परावर्तक सतह अंदर की तरफ वक्रित है, यानी अवतल दर्पण हुआ। तो देखिए अवतल दर्पण हुआ तो क्या हुआ, P जो है इसी पे है, देख रहे हैं, यानी अवतल दर्पण का जो, यानी जो दर्पण है उसी पे स्थित होता है ध्रुव। ठीक, अब देखिए इस गोले का ये क्या है, केंद्र है, गोले का केंद्र है, तो वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, और ये त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं। तो वही बोल रहा है वहां पे कि आपका ये वक्रता केंद्र क्या, देखिए गोले का होता है, जबकि हमारा अवतल दर्पण इतने दूर है, उत्तल दर्पण इतने दूर है, लेकिन ये जो C होता है और वक्रता त्रिज्या तो पूरे गोले का होता है। तो वही बोल रहा है दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का वक्रता केंद्र को, यानी उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। आप यानी ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये पूरा गोला है, इस पूरे गोला यानी गोला का स्पीयर का आपका जो सेंटर है यानी केंद्र है वो वक्रता केंद्र है, और इसकी जो त्रिज्या है, इस गोले की पूरी त्रिज्या है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी हमने क्या देखा, कोई दर्पण, जबकि दर्पण मेरा क्या है, इतना ही दूर है, दर्पण जब मेरा इतना ही दूर है, जबकि आपको वक्रता केंद्र और त्रिज्या पूरे गोला का है। इसीलिए वहां पे आपको जोर दे के बोला कि गोला, दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, और उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक, यही आपको ध्यान रखना है कि तो यानी C जो होगा गोले के जो, यानी जो हमारा दर्पण होगा दर्पण के बाहर होगा। देख रहे हैं C, यानी ये दर्पण लेंगे तो दर्पण के बाहर है, ये दर्पण के बाहर है, फोकस भी एक आएगा वो भी बाहर होगा। तो यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पे वही गोला आपको ध्यान रखिएगा, जिस गोले से मिलके बना हुआ है इसी गोले का भाग। ठीक, क्या वक्रता केंद्र के, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी पूरा वाला गोला, गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को
अभी आपको बताए थे कि गोला था, तो इसका जो केंद्र था उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से निरूपित किया। ठीक, अब नोट देखिए क्या है। तो वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। यही हम बता रहे हैं कि देखिए दर्पण कितना था, इतने दूर का था, लेकिन इस पी तो इस पे था, लेकिन सी इस पे है क्या, तो दर्पण पे नहीं होता है, यानी वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि इनमें से कौन दर्पण का भाग नहीं होता है, तो वक्रता केंद्र भाग नहीं। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। देख रहे हैं, ये परावर्तक अगर यहां से यहां तक हम दर्पण लेंगे तो परावर्तक पृष्ठ के बाहर है, बाहर स्थित होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस दर्पण के बिंदु पे अभिलंब होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस दर्पण के उस बिंदु पे अभिलंब होती है। कैसे, ये देखिए। ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, और दर्पण में कोई बिंदु, यानी ये मान लीजिए कि दर्पण में यही बोल रहा है ना, वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी भी बिंदु को अगर ये मिला दे रहे हैं तो क्या होगा कि बोल रहा है कि ये 90 डिग्री पे होगा। मिलाने वाली रेखा उस दर्पण के उस बिंदु पे अभिलंब होती है। यह क्या होगा, 90 होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब किरण आरेख बनाइएगा, प्रतिबिंब ड्रॉ कीजिएगा, तब आपको ये वाला ये काफी मददगार होगा। नहीं, वक्रता केंद्र और दर्पण के पर किसी कोई बिंदु, दर्पण पे कोई बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमेशा उस बिंदु पे अभिलंब होगा, यानी वहां 90 कोण बनेगा। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इसलिए नोट में लिखा दिया। ठीक है, तो वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है और ये परावर्तक पृष्ठ से बाहर होता है। दूसरा, वक्रता केंद्र से और दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने पे वो अभिलंब होता है। अब देखिए तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का, यहां भी है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इस तरह से गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसी तरह उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या से आर से निरूपित किया जाता है। सबको देखिए, ध्रुव को किससे, पी से, वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता त्रिज्या को आर से, ये सब याद रखिए। नोट, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ पे देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र, इसके बीच के बात को त्रिज्या, हम पहले भी लिखे हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद देखिए चौथा, मुख्य या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसको, तो दर्पण के ध्रुव यानी पी और वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पी है यानी ध्रुव है, एफ है और ये आपका सी है, या एफ हटा दीजिए अभी, चलिए। तो आपका जो सी को और पी को मिलाने, अच्छा ये देखिए ऐसे है। ठीक, यहाँ पे तो पी होगा और ये जो आपका बना हुआ है दर्पण, दर्पण किसी गोले का भाग होगा, उस गोले का त्रिज्या यहाँ पे सेंटर यहाँ पे यानी सी, वक्रता केंद्र। तो बोल रहा है वक्रता केंद्र और पी को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और पी को मिलाने वाली रेखा को ही हम प्रधान अक्ष बोलते हैं, और ये आगे की तरफ रहता है। ये बोल रहा है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो प्रधान अक्ष जो है ये वाला क्या होगा, ध्रुव पे अभिलंब होगा। ठीक है, प्रधान अक्ष क्या होगा, ध्रुव पे अभिलंब होगा। जैसे आपको पीछे में बताए थे
कि वक्रता केंद्र से अगर किसी बिंदु को मिला रहे हैं तो यहाँ पे अभिलंब होगा, लेकिन ये प्रधान अक्ष क्या होगा, ध्रुव पे लंब होगा यानी अभिलंब होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष, अभी आपने पूरा मुख्य अक्ष किसको बोला, सी और पी यानी वक्रता केंद्र और आपका ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। नहीं बोल रहा है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पे है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस है, से जाता है। आपने क्या देखा, बोल रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष मानी दर्पण है और मान लीजिए मुख्य अक्ष है पी है, मान लीजिए कि सी है, ये दो चीज हमने जाने, ध्रुव हो गया, एक वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या होता है, प्रधान अक्ष। वही बोला है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी मुख्य अक्ष हो गया, इसका समानांतर यानी ऐसे समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन, यानी दर्पण हुआ, यहाँ परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। देखा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ढंग से इसको देखिए, आपको हम दोनों के लिए बता देते हैं। देखिए मानिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण में क्या होगा कि प्रधान अक्ष, प्रधान या का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, एक तो आपको सी और पी, सी यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं या मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो बोला है मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर ही कोई रेखा अगर आता है और दर्पण से परावर्तन होता है, तो दर्पण से परावर्तन होगा तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन होगा ऐसे जाएगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलता है उसको एफ यानी फोकस, क्या हो गया, एक बोला कि मिलता है उसे फोकस बोलेंगे, एक बोलता है मिलती हुई प्रतीत होती है, तो अवतल के लिए जैसे देखिए यहाँ पे P है और इधर C था, ठीक है, P है इधर C है, तो C और P यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव दिख रहा है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव मिलाने से समानांतर मुख्य अक्ष बना, मुख्य अक्ष के समानांतर यानी मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर ये कोई किरण आया, किरण आया तो परावर्तन होगा, तो परावर्तन हो गया तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि ये इधर नीचे आएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके, तो यहाँ पे कटेगा, इस जिस बिंदु पे कटा उसे एफ बोलते हैं। यानी आप क्या देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता यानी आपको जो परावर्तक सतह होता है उधर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आपका परावर्तक सतह के उस पार होता है, साइड होता है। यही क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रहा, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिला उसे फोकस बोलते हैं, ये तो मिला, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये लाइन आया और इधर से परावर्तन हो गया, तो हम आगे बढ़ाएं तो मिलता हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, एफ बोले, तो आपको फोकस बोले, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ प्रतीत हो, एफ से उसे निरूपित किया। अब देखिए फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस एफ की दूरी को दर्पण की दूरी कहते हैं। जैसे ये दर्पण की ध्रुव हो गया, ध्रुव और फोकस, फोकस के बीच की जो दूरी होगा कहलाएगा, ये छोटा एफ से डिनोट करते हैं, ये छोटा एफ से डिनोट, एफ से डिनोट करेंगे और इसे छोटा एफ से किया। अब देखिए, अब एक है द्वारक, अभी आपने पढ़ लिया कि क्या क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं में था कि ये ध्रुव के बाद वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस, फोकस दूरी और आपका अब पढ़ना है द्वारक। पढ़ा है अपने ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या
उसके बाद आपने पढ़ा फोकस, फोकस दूरी 5, 7 नंबर, और एक क्या था, फोकस, फोकस दूरी, ठीक है। अच्छा, फोकस और फोकस दूरी, अच्छा एक प्रधान अक्ष या मुख्य, ये छूट रहा, ठीक है। अब देखिए द्वारक, तो दर्पण के प्रकाश परावर्तक पृष्ठ का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी ये दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, दर्पण के प्रकाश परावर्तक पृष्ठ, यानी जो प्रकाश परावर्तक पृष्ठ है का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी देखिए कि एक तो देखिए इस गोले का पूरा एक केंद्र था जिसको आप वक्रता केंद्र बोलते थे, और इसका त्रिज्या होता था, वक्रता त्रिज्या होता था। लेकिन बोल रहा है कि दर्पण के प्रकाश प्रवर्तक पृष्ठ, यानी जहां से प्रकाश काम कर रहा है, यानी आ सकता है। अब देखिए यहां से तो प्रकाश नहीं आएगा ना, इसका लिमिट है कि यहां से ही प्रकाश जाएगा और यहाँ इतना ही दूर में प्रकाश जाएगा। तो बोला इसका प्रभावी व्यास जो होगा ना, इसका जो प्रभावी व्यास होता है उसको ही हम द्वारक, द्वारक इसी को बोलते हैं। ये जो प्रभावी व्यास है ही इसका द्वारक कहलाता है। चलिए, अब इतना हो गया, आपने बेसिक चीजें, बेसिक शब्दावली जो था वो आपने देख ली। अब बेसिक शब्दावली देख ली है, तो अब देखिए कि एक आपको रिलेशन आता है बताने के लिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताइए। क्या बताना होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और आपका वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रूफ में पूछता है। तो देखिए इसको प्रूफ में बताने के लिए हम कैसे करेंगे कि हमसे तो यही क्वेश्चन पूछेगा, और क्या करते हैं कि अधिकतर बच्चे डायरेक्ट प्रूफ लिखना शुरू कर तो रटे रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आराम से, अगर फुल में फुल मार्क्स लेना है तो थोड़ा सा आपको औरों से बेहतर होना होगा। तो कैसे होंगे, जो आपके पास नॉलेज है, जो जानकारी है, उसी को थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे, और अच्छे से जैसे प्रेजेंट करेंगे आंसर शीट पे, आपका आंसर बेहतर हो जाएगा औरों से। देखिए जैसे ऐसे पूछेगा तो आपने कथन लिख दीजिएगा, कथन लिखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बगल में एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या बगल में आर लिख, आधी होती है। ये तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, या कभी कभी यही लाइन लिखता है क्वेश्चन में, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, साबित करें। अगर ये नहीं लिखा है तो आपको कथन में लिखना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी फोकस दूरी यानी एफ वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ये प्रूफ करना है, एफ बराबर आर बाई टू। ठीक, ऐसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ में दोनों केस में करते हैं, यानी दोनों दर्पण के लिए करते हैं, दोनों गोलीय दर्पण, यानी अवतल दर्पण के लिए भी, उत्तल दर्पण के लिए लगभग सेम, दोनों का प्रूफ लगभग सेम है। हम आपको एक करके बताते हैं, आप अपने से प्रयास करिएगा, वो हम बता देंगे कभी ना कभी आपको। तो देखिए इसमें क्या करना है कि हमने एक अवतल दर्पण ले रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। एक हमने क्या लिया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, उसका जो परावर्तक सतह होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। देखिए ए पी है, हम आपको यहाँ पे एफ लिए और यहाँ पे हमने सी। ठीक, क्या हो रही है, ठीक। अब देखिए अब क्या किया, हमने क्या किया कि यहाँ से एक, आपको मालूम है कि मानिए कि इसके इसके समानांतर पी यानी प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर हमने एक लाइन लिया, किरण रेखा, ठीक है। किरण रेखा लिया, ये क्या होगा कि समानांतर कोई किरण आता है तो कहाँ जाएगा, आपको मालूम है कि कोई प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आता है तो किरण कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। तो फोकस दूरी में ही, फोकस में ही नहीं पढ़ाए थे, फोकस का परिभाषा क्या था, फोकस का कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण लेते हैं तो वो परावर्तन, यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाता है उसे फोकस बोलते हैं।
यानी यहाँ पर ये समांतर है तो फोकस से जाएगा, ये फोकस, ये फोकस से चला जाएगा। अब देखिए एक चीज तो आपने देख लिया, एक चीज और ये बताइए, आपको एक चीज और बताए हैं कि अगर वक्रता केंद्र से और आप दर्पण दर्पण के कोई बिंदु, मान लीजिए कि ये बिंदु कोई है, ठीक, ये दर्पण का कोई बिंदु है, आपको हम बताते हैं, क्या मान लीजिएगा आपतित किरण थी, आपतित किरण ए बी, दर्पण किरण ए बी, दर्पण आपतित किरण ए बी हमने माना, ठीक है, तो मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, हमने आपतित किरण ए बी माना है, परावर्तन के बाद ए चला गया, ठीक। अब देखिए सी से एक लाइन ड्रॉ हमने किया और आपको बताए थे, नोट में लिखवा के बताए थे कि वक्रता केंद्र और दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो क्या होगा, लंब अभिलंब होता है, जब ये गया तो ये अभिलंब होगा, ठीक है, नहीं 90 डिग्री बना, ठीक। तो आपको अब थोड़ा सा और याद कीजिए, जब हम आपको परावर्तन पढ़ा रहे थे तो परावर्तन पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ा रहे थे कि कोई किरण, कोई प्रकाश किरण आती है और आपतन बिंदु से टकरा के परावर्तित होती है, कोई आया और ये क्या होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब होता है, तो जो एंगल आई होता है ये एंगल आर होता है, और परावर्तन के नियम दूसरा नियम से क्या होता है, आई बराबर आर होता है, आपको मालूम है, तो आपको मालूम है, तो ये देखिए ये अभिलंब हो गया, इसके लिए ये आया किरण और ये परावर्तन के पास निकल गया, तो ये क्या होगा, ये एंगल आई, ये एंगल होगा, ठीक है। तो अब यही वाला हमने ये लिया, तो देखिए अब क्या क्या हमने यूज किया, देखिए 2-3 कंसेप्ट यूज किए हैं, वो सब कंसेप्ट याद रखिएगा ना, तो आपको रटने की साबित करना यानी प्रूफ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने देखिए हमने सिंपल लिया कि एक अवतल दर्पण लिया, ठीक, हमने एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण में हमने देखा कि हमको प्रूफ करना है कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक, तो हमने फोकस और वक्रता त्रिज्या दो चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर हमने लाया लाया तो क्या परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, क्योंकि फोकस के डिफिनीशन में आप पढ़े हैं कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर दर्पण से परावर्तित होती है वो जिस बिंदु से जाती है उसके फोकस बोलते हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस, एक हो गया। दूसरा हमने आपको क्या बताया था कि सी से जब यानी वक्रता केंद्र से अगर कोई भी दर्पण पर स्थित कोई बिंदु को मिलाएंगे तो वो अभिलंब होगा, तो देखिए एक हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और इसके बीच है अभिलंब, ये क्या परावर्तन के नियम को फॉलो कर गया, तो परावर्तन के नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी आपतित किरण बराबर एंगल आई है और एंगल आर होगा, यानी आपका क्या हो गया, यानी एंगल आपका क्या हो गया कि ये देखिए, तो आपका क्या हो गया एंगल, अगर देखिएगा तो एंगल ए बी और सी, सी है एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ, सी बी, ठीक, एंगल हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, यानी आपका ए बराबर हो गया, अब देखिए क्या है, अब देखिए जैसे ही ये देखिए एक लाइन और एक लाइन दोनों पैरेलल है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन है और इसको एक कोई त्रियक लाइन काट रहा है, तो जो ए एंगल होता है ए एंगल इक्वल होता है, अगर ए आई है तो ए भी आई होगा, मच्छर ने अटैक कर दिया, तो देखिए क्या हो गया कि ए आई एकांतर कोण से ऐसा होता है, तो देखिए इसमें देखिए ए लाइन और ए लाइन, ए आई है यानी ए क्या होगा, ए भी आपका आई होगा, एंगल आई, आपने क्या देखा कि वो एंगल आई हो रहा है तो ये भी एंगल आई होगा, यानी तो आप क्या लिखिएगा कि
एंगल ए बी और सी बराबर, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, बी सी एफ ए भी हो गया बराबर एंगल आई। ये कैसे लिखिएगा? एकांतर को, ठीक, एकांतर। अब देखिए, अब एंगल ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए बी सी, नहीं, अब देखिए एंगल ए बी सी और बी सी एफ, यानी तो ए बी सी बराबर क्या है? ए बी सी बराबर सी बी एफ है, सी बी एफ, तो एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। आप देख रहे हैं, जब ए एंगल और एंगल बराबर हो गया और ऑलरेडी एंगल ए और ए बराबर है परावर्तन के दूसरा नियम से, ये कहाँ है? ए बी सी और आपका सी बी एफ, तो ये कहाँ है? ये परावर्तन के दूसरा नियम से, यहां लिख दीजिए परावर्तन के दूसरा नियम, दूसरा नियम से, ये दूसरा नियम से है, ठीक। अब एकांतर कौन से? तो अब क्या हो गया? सी बी एफ बराबर बी सी एफ, देख रहे हैं क्या? दोनों, यानी ए एंगल और एंगल बराबर है, तो एक किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर होगा, तो यानी दो भुजा बराबर होगा। तो क्या हो गया कि यहाँ पे आप लिखिएगा कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ एक क्या है? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु भुज भुज। अब जब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और ये एंगल और एंगल बराबर है, यानी इसके सामने का भुजा सी एफ और बी एफ का बराबर हो गया, सी एफ और बी एफ बराबर हो गया, इसलिए सी एफ बराबर, ठीक, ये दोनों भुजा बराबर हो गए। अब देखिए सी एफ और ये बी एफ आपका बराबर हो गया। अब देखिए, अब आपको एक एंजम्पशन लेना होगा, आपको इसको मान लीजिए एक है सी एफ बराबर बी सी, एफ बराबर बी सी, एफ बराबर सी एफ बराबर बी सी। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल लेना होगा कि मान लीजिए कि ये जो बी है वो ध्रुव के काफी नजदीक है, आपको एग्जाम्पल लेना होगा, माना माना कि बिंदु बी ध्रुव पी के नजदीक है, नजदीक ठीक है। अगर ऐसा मान लेंगे हम कि ये जो P है वो P है जो P के बराबर है, तो क्या होगा कि ये जब P B के बराबर हो जाएगा, यानी जो पी एफ है वो बराबर क्या हो जाएगा? एफ पी के, पी एफ बराबर एफ पी, एफ बी यानी एफ बी बराबर एफ पी, ठीक है, एफ बी बराबर एफ पी हो जाएगा। एफ बी ए वाला जब ए यहां पे आ जाएगा तो ए वाला और ए वाला बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, जब ए वाला और ए वाला बराबर हो गया तो ए वाला और ए वाला ऑलरेडी पहले बराबर था, सी एफ, ठीक है। अब देखिए सी और एफ, बी सी, पहले हमने क्या बराबर किया था? बी सी और सी एफ, और ए बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखना है, ये सीपी जो है ये किसको किसको ऐड करने पे होगा। अब देखिए, एक इसको लिख लीजिए आप, दूसरा इक्वेशन, अब लिखिए, अब इसको लिख सकते हैं आप कि Cp बराबर Cf प्लस Fp, यानी Cp बराबर Cf, यानी Cp बराबर Cf प्लस Fp, आप लिख सकते हैं। Cp क्या है? पूरा यहां से यहां, Cp क्या है? यहां से यहां। अब देखिए, तो देखिए, अब आप जानते हैं कि C और P, C यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी ये क्या है? ये क्या है आपका? ये वक्रता त्रिज्या यानी R है।
अब देखिए सी एफ, अब देखिए सी एफ क्या है, सी एफ और एफ पी। अब देखिए हमारा ए इसके बराबर आया है, यानी बी एफ एफ पी के बराबर आया है, ऑलरेडी सी एफ पहले से बराबर है, यानी ए बराबर हो गया, सी एफ बराबर एफ पी है, ठीक है, सी एफ बराबर एफ पी है, एफ पी तो यानी ऑलरेडी देखिए सी एफ बराबर एफ पी है, ठीक है, तो हम सी एफ की जगह एफ पी लिख सकते हैं और प्लस यहाँ एफ पी हो गया, यानी 2FP हो गया। अब देखिए अब एफ पी क्या होता है, फोकस दूरी से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ये क्या हो गया, फोकस दूरी। एफ पी क्या हो गया, एफ हो गया, तो एफ आर बराबर एफ बाई सॉरी आर बराबर 2F हो गया, यानी 2F। अब देखिए 2F आया तो यानी R बराबर आपका क्या आया 2F, F बराबर क्या हो जाएगा R/2, तो यही तो आपको प्रूफ था। यानी आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और हम समझ। चलिए देखिए आपको क्या प्रूफ करना था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में आपको संबंध बताना, ठीक। तो हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, कथन लिख दिया, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F, उसकी वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है, प्रूफ करना है F बराबर R/। तो हमने अब देखिए अब कैसे हम जब प्रूफ करेंगे तो कुछ चीजों को लिख लेंगे, जैसे लिखेंगे एक अवतल दर्पण BB डैश लिया, यानी एक अवतल दर्पण BB डैश, यानी B है तो BB डैश लिया, एक अवतल दर्पण BB डैश लिया जिसका ध्रुव P है, मुख अक्ष P, ध्रुव P है, मुख अक्ष PC, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। देखिए ये सब लिखना होता है, लिखिएगा तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, प्रूफ लिखना, लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए माना आपतित किरण AB, ये सब लिखने के बाद माना आपतित किरण AB अवतल दर्पण के मुख अक्ष PC के समानांतर और निकट है, इसलिए किरण AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस F से होकर गुजरेगी। हमने कुछ नहीं लिखा है, बस जो जो होता है वही लिखा है। जैसे देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, हमने बोला, अब देखिए जब हम एक फिगर बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे तो हम लिख देंगे माना BB डैश एक अवतल दर्पण है, देखिए BB डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C तथा PC मुख अक्ष है। उसके बाद हमने बोला तो ये देखिए यही लिखे अवतल दर्पण BB डैश ध्रुव P, मुख अक्ष PC, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। उसके बाद देखिए उसके बाद हमने क्या लिखा, माना AB आपतित किरण है जो दर्पण यानी अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर गुजरती है, F से होकर गुजरती है, वही लिखे हुए अवतल दर्पण मुख अक्ष PC के समांतर और इससे किरण AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख F से होकर ठीक गुजरेगी। उसके बाद देखिए क्योंकि वक्रता त्रिज्या CB दर्पण के सतह B के बिंदु पर अभिलंब है, इसलिए परावर्तन के नियमानुसार AB बराबर AC आई और दूसरा नियम, ठीक। उसके बाद किंतु एकांतर कोण को हमने किया है और ये प्रूफ किया है, देखिए या तो लिखा हुआ है या हमने आपको ये बता दिया, ठीक। तो हमने एक क्या बताया, बस आपको दो चीज ध्यान रखिएगा, ये फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि परावर्तन, देखिए ये लिख दीजिएगा परावर्तन के दूसरे नियम से ABC I बराबर CBF, ये वाला एंगल, ये I और R बराबर होगा परावर्तन के नियम से। उसके बाद एकांतर कोण के नियम से ए वाला बराबर कीजिएगा, तो परावर्तन कोण के नियम से ए वाला बराबर, एकांतर कोण के नियम से ए बराबर, इसलिए जब ये हो गया ए और ए ऑलरेडी बराबर है तो हमने लिखा CBC बराबर BSF। उसके बाद हमको आ गया कि समबाहु त्रिभुज, आपको ध्यान रखना है जब हम प्रूफ करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज हमको निकाल लेना है।
ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हमें बनाना है। जो ये त्रिभुज बन रहा है BCF, उसको समद्विबाहु त्रिभुज हमें बनाना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनाएंगे? देखिए, हमको ए और ए मालूम है, दोनों बराबर है, और जबकि ई दोनों बराबर है, यानी ए भी बराबर हो गया, ए भी बराबर हो गया। दो कोण किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया, यानी दो भुजा बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया, समबाहु हो गया। तो देखिए, इस कोण के सामने ए बराबर और इस कोण के बराबर ए, यानी CF बराबर FP। अब एक एजम्पशन लिए, एजम्पशन क्या लिए कि बी हमारा पी के काफी करीब है। हमने माना माना कि बिंदु बी ध्रुव पी के नजदीक है। नजदीक होगा तो FP बराबर FP हो जाएगा, FP बराबर FP। उसके बाद हमने CP CF प्लस FP लिया, और चूंकि FP क्या होता है, R होता है, F होता है फोकस दूरी, और CF भी वही है तो फोकस दूरी, यानी 2 फोकस दूरी हो गया, 2 फोकस F बराबर R/। चलिए, आप समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो चलिए एक बार हम और आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करना है। देखिए, ये तो आपका P है, एक मान लीजिए F फोकस दूरी, छोटा F होता है, इन फोकस को बड़ा से, फिर ये हो गया C। तो देखिए, PC क्या हो गया, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर हमने एक किरण लिया, और एक किरण लिया तो ये ट्रेवल करेगा, यानी परावर्तन के पश्चात कहां जाएगा, F से होके गुजरेगा, F से होके, जैसे ही F से गया तो हम क्या करेंगे, C से आपका फिर एक यहां ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, B मानिए, B डैश मान लीजिए, ये A मान लीजिए, तो A भी एक आपतित किरण हुआ, और ये परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगा। ए चूंकि लंब होता है तो देखिए, ए आपका ए आपतित किरण, परावर्तित किरण ए, तो ए आई मान लीजिए, ए आर मान लीजिए, एंगल। और परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होगा, तो पहला है कि परावर्तन के द्वितीय नियम, द्वितीय नियम से आई बराबर आर। अब देखिए, और ए आई और ए आई बराबर होगा क्योंकि एकांतर नियम से। तब दूसरा है एकांतर कोण, कांतर कोण, कांतर कोण से क्या होगा, ए वाला बराबर होगा। अब देखिए, ए बराबर ए बराबर, तो ए वाला त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु हो गया। जब समद्विबाहु हो जाएगा तो देखिए, अब इतना देख लिए, देखिए अब जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो यानी इसके एंगल के सामने यानी हमको बराबर हो गया CF बराबर F। ठीक, अब देखिए, अब हमने माना कि B P के नजदीक है, P के नजदीक है। जब P के नजदीक होगा तो FB बराबर FP हो जाएगा, यानी FB बराबर FP हो जाएगा। FB बराबर क्या हो जाता है, FP क्या है, FB छोटा f यानी फोकस दूरी है। अब देखिए, अब आपका हो गया। अब हमको क्या करना है, ये सिंपल CP बराबर लिख देना है, फिर मिटा रहे हैं, सिंपल निकालना है क्या कि CP बराबर क्या होगा। अब देखिए, CP बराबर होगा CF प्लस F। अब देखिए, चूंकि CP और FP बराबर है तो इस CFP को लिख सकते हैं FP प्लस F। अब CP देखिए, CP क्या होता है, CP वक्रता त्रिज्या होता है, FP यानी 2FP। और देखिए 2 और FP क्या होता है, फोकस दूरी होता है, तो छोटा f यानी R, यानी F बराबर R/। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ होता है। बस आपको क्या याद रखना है, एक बार आपको परावर्तन का दूसरा नियम से ये दोनों को बराबर करना है, दूसरा ए वाला को आंतर कोण से बराबर करना है, उसके बाद ए त्रिभुज को समद्विबाहु प्रूफ कर देना है। समद्विबाहु हो जाएगा तो यानी ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर होगा। फिर आप मानिए कि बी काफी करीब है तो यानी ए वाला और ए वाला बराबर होगा, यानी ए बराबर हो गया, ए बराबर हो गया, और ए पूरा आर होता है और ये एफ होता है। अगर हम इसको एफ कर दिए तो आर बराबर 2f नहीं हो गया, आर बराबर 2f हो गया, एफ बराबर R/2 आपको करना था। ठीक है, चलिए अब आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे के वीडियो में आपको गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं ताकि उनको लाभ मिले। थैंक यू।